हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और डेली की तरह हम आपके लिए सीआईबी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। ये क्लास आपके सीआईबी पेपर 3 एवीएन एफएम से संबंधित है और आज हम मॉड्यूल डी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही खास टॉपिक और बहुत ही वेल नोन टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसका क्या इंप्लीमेंटेशन है, क्या एप्लीकेशन है बैंकिंग इंडस्ट्री में और इसके हिस्ट्री के बारे में बेसिक बातें जानेंगे आज की क्लास में। आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम मॉड्यूल डी से संबंधित 8वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, 8th क्लास, जिसमें एआई और उसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। मॉड्यूल डी जो कि पूरा थ्योरेटिकल है, आपके लिए 7 यूनिट्स हैं मॉड्यूल डी के अंतर्गत और हर यूनिट एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में जानकारी देती है। तो एग्जाम में यहां से एमसीक्यूज भी बनते हैं, केस स्टडीज भी पूछे जाते हैं और इन टॉपिक्स पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, समझते हुए, जानते हुए। सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब है रेप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो एक तरह से देखा जाए हिंदी में बोलते हैं इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसे रेप्लिकेट करना मशीन्स में, कंप्यूटर्स में। ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसी मशीन्स जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकें और परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द रेप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर्स दैट हैव बीन ट्रेन्ड टू थिंक लाइक पीपल। इन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि जैसे कि ये ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकें, काम कर सकें, परफॉर्म कर सकें, जस्ट लाइक अ ह्यूमन एंगेजिंग। AI can also be used to refer any type of computer that stimulates mental process common to humans। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग सोचता है, टास्क को परफॉर्म करता है, किसी भी डिफिकल्टी को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, AI की मदद से ऐसे कंप्यूटर्स को डेवलप करने की बात कही जा रही है जो कि सेम इसी तरह से टास्क को परफॉर्म करे और उनसे बेहतर तरीके से। ठीक है, जिसकी मदद से लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और सरल, सहज बनाया जा सके। कॉन्सेप्ट ऑफ एआई कैन बी कंसेप्चुलाइज्ड एज अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट डिजाइन टू लुक एंड बिहेव लाइक अ ह्यूमन पर्सन। तो डिफरेंट डेफिनेशन है, लेकिन कुल मिलाकर सारी कहानी यही है कि एआई से आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसी मशीन को डेवलप किया जा रहा है जिससे जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सके, काम को परफॉर्म कर सके, डिफिकल्टीज को आसान बना सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजंस ले सके। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशंस की बात की जाती है तो किसी एक फील्ड में ही इसका एप्लीकेशन नहीं है। इकोनॉमीज में डिफरेंट सेक्टर्स में एआई का कंट्रीब्यूशन और उसका रोल लगातार बढ़ रहा है और ये ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी और उसकी इफेक्टिवनेस को बहुत सुधार रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस कर रहा है। द एप्लीकेशन ऑफ एआई इज वाइड स्प्रेड थ्रूआउट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग बैंकिंग प्रोसेस, मेडिकल हेल्थ केयर, इंस्टीट्यूट्स, सर्विलांसेस एंड एक्ट ऑफ सोशल मीडिया। इन सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। हम इस समय एजुकेशन टेक्नोलॉजी फील्ड से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें ट्यूशंस की, फॉरेन लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस आप देख रहे होंगे जिनकी मदद से आप इंग्लिश बोलना, आपको एड्स आते होंगे इस प्रकार के कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो एआई बेस्ड एप्लीकेशंस तैयार हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एजुकेशन फील्ड में भी इसका बहुत भारी इस्तेमाल हो रहा है। मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ एआई इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ न्यू रिसर्च लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट थिंक विद माइंड्स दैट आर फुली फंक्शनल एज दोज ऑफ ह्यूमन। मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स को तैयार करना जो कि एकदम ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकें, तैयार कर सकें, किसी भी डाउट्स, किसी भी क्वेरी, किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। हिस्ट्री क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, शुरुआत कब हुई? तो जब शुरुआती वर्षों की बात करते हैं तो 1950s की बात है। 1950 में इस प्रकार की सोच
की शुरुआत होती है, इस पे काम करने की शुरुआत होती है, थीसिस लिखी जाती हैं, थ्योरीज लिखी जाती हैं कि क्या जिस तरह से ह्यूमन बीइंग सोचते हैं क्या मशीन्स भी उस तरह से परफॉर्म कर सकती हैं। तो इसी से संबंधित जब पहली बार फर्स्ट टाइम किसी के द्वारा इस पर टेस्ट करने की बात कही गई, क्या मशीन भी इस तरह से इंटेलिजेंट हो सकती हैं, सोच सकती हैं, तो एलन ट्यूरिंग एक मैथमेटिशियन थे और यूके से थे, इनको क्रेडिट जाता है। ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सजेशन दिया कि भाई हमें एक टेस्ट करना चाहिए इस चीज को जानने के लिए कि वेदर और नॉट मशीन इज इंटेलिजेंट। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर क्रेडिट की कि एआई से संबंधित जानकारी और डिटेलिंग, इस पर रिसर्च फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पर बात को शुरू करने के पीछे एलन ट्यूरिंग का भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। हम बात कर रहे हैं उस सजेशन की जिसके तहत एलन ट्यूरिंग साहब ने बोला था कि भाई हमें टेस्ट करना चाहिए कि मशीन्स इंटेलिजेंट होती हैं कि नहीं होती। इसके बाद 56 के करीब 1956 में जॉन मैकार्थी, इनके द्वारा इस टर्म को जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत पॉपुलर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टर्म कई बार पूछा जाता है कि हु कॉइन्ड द टर्म एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया? ये जॉन मैकार्थी के द्वारा दिया गया है। प्रोफेसर थे ये एमआईटी में, जानी मानी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की। इज क्रेडिटेड विद बीइंग द वन हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 1956, 1956 में। ठीक है, तो ये तो हिस्ट्री हो गई एआई से जुड़ी हुई, भाई किसके द्वारा सबसे पहले सजेशन दिया गया, किसके द्वारा इस टर्म को दिया गया, ये सारी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कब कहां से एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक तरह से देखा जाए ये चीजें अभी अपनी इनिशियल स्टेजेस में है, अपनी इनिशियल शुरुआती फेजेस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे नहीं पहुंच गया है, ये अभी शुरुआती फेज में जब इतना हल्ला मच रहा है, जब ये आगे आने वाले स्टेजेस में पहुंचेगा तो सोचिए क्या होगा। लगभग हर फील्ड में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, एजुकेशन से लेकर रिसर्च के क्षेत्र में। एक बार रिपोर्ट आई थी, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं, जो पीएचडी परफॉर्म करते हैं, उन्हें अपनी थीसिस लिखनी होती है, रिपोर्ट्स देनी होती हैं। ठीक है, बताया गया था कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लगभग 30 से 35% के करीब ऐसे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए इसका इस्तेमाल बेहतर के लिए भी, बेहतरी के लिए भी हो सकता है, और इसका इस्तेमाल एक तरह से ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो सोचना समझना कम कर देगा, अपने तरफ से एफर्ट दिखाना कम कर देगा, ये भी हो सकता है। वो लोग एआई का इस्तेमाल बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं जो इससे संबंधित टूल्स और एप्लीकेशंस को समझें और किस तरह से इसे किसी भी टास्क को बेहतर तरीके से करने के लिए यूज किया जा सके। तो एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं एआई की, तो देयर आर मेनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज दैट हैव फाउंड एप्लीकेशंस फॉर एआई, सच एज, हम बात करें मेडिकल फील्ड में, मेडिकल डायग्नोसिस में इसका इस्तेमाल हो रहा है, स्टॉक ट्रेडिंग में, प्रेडिक्शंस में इस्तेमाल हो रहा है, रोबोट कंट्रोल, लॉ, रिमोट सेंसिंग में इस्तेमाल चल रहा है, साइंटिफिक डिस्कवरीज, इवन टॉय मैन्युफैक्चरिंग में भी एआई का यूज हो रहा है। ठीक है साथियों, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए एल्गोज की बात की जाती है। एल्गोरिथम क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स। एक तरह से एल्गोरिथम क्या होते हैं? ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स of the artificial intelligence. Algorithm of the AI are designed to make the decisions by using the real-time data, combining all the information by using the sensors, remote inputs, digital data and from different sources. समझिएगा इस चीज को, कहने का क्या मतलब है। जब हम बात करते हैं एल्गोस की, एआई में जो एल्गो यूज की जाती हैं, इनकी मदद से हम डिसीजन मेकिंग, यानी कि किसी पर्टिकुलर डिसीजन पर पहुंचना, कोई भी अगर डाउट है, क्वेरी है, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें हम किस प्रकार से डिसीजन ले सकते हैं, इन एल्गोस का यूज किया जाता है। और ये जो एल्गो हैं वो किस तरीके से तैयार की गई हैं? वो रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करके, कंबाइनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि सेंसर से मिल रही है, रिमोट इनपुट्स मिल रहे हैं, डिजिटल डेटा है, डिफरेंट सोर्सेज से मिल रहे हैं, इन सबका इस्तेमाल करके इन एल्गोस को तैयार किया गया है। और जब भी किसी के द्वारा, किसी यूजर के द्वारा किसी भी तरीके की डिसीजन मेकिंग में अगर क्वेरी रेज की जाती है, तो इन डेटा का इस्तेमाल करके वो रियल टाइम
सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, और ये ही इसकी खासियत है। एडुकेटर्स, कॉग्निटिव साइंटिस्ट्स हैव कम अप विद कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI का इस्तेमाल हो रहा है, इन विच अ कंप्यूटर वुड बी प्रोग्राम टू एक्ट एज ए ट्यूटर। वहां पर कंप्यूटर एज ए ट्यूटर के तौर पर रोल प्ले करता है। मैंने क्या बताया आपको, मार्केट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन उपलब्ध हैं जहां पर आप इंग्लिश सीख सकते हैं, जहां पर आप एक तरह से फॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह होगी, क्या एक रियल ह्यूमन के द्वारा जो बातें समझाई जाती हैं, जिस तरह से बताई जाती हैं, क्या उस तरह से AI चीजों को बेहतर तरीके से पेश कर सकता है? क्या वो बेसिक्स क्लियर कर सकता है? तो ये बात अभी शुरुआती फेज में है, तो बहुत ज्यादा ये हाइप भी हो रही है, लेकिन असल बात आने वाले समय में आपको पता चलेगी। क्या क्या ये रियल ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बड़े बड़े जो टेक जायंट्स हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है AI के क्षेत्र में? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ गूगल का क्या कंट्रीब्यूशन? अब देखिए, आप गूगल पे जब भी कोई सर्च करते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड होती थी पहले, अब नहीं। अब चीजें आपने जो सर्च किया है उससे संबंधित एग्जैक्ट डेटा आपके सामने आ जाता है, वो AI का ही काम है। पहले क्या होता था, आप जब भी कोई सर्च करते थे तो आपके पास नंबर ऑफ लिंक्स आती थी, और वो लिंक्स जो नंबर टॉप पे लिंक आ रही है, आप उस पर क्लिक करते थे और फिर लिंक के माध्यम से आप जानकारी इकट्ठा करते थे। एक्चुअली जो आपको जानकारी की जरूरत है उसके लिए आपको खुद सर्च करना था और रिसर्च करना पड़ता था, बट अब चीजों को बहुत ही सरल बना दिया गया है। आप गूगल पे भी जाकर सर्च करेंगे अगर, तो आपने जो सर्च किया है उससे संबंधित एग्जैक्ट डेटा, फिल्टर्ड डेटा आपके सामने आता है, उसके बाद लिंक्स आती है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आजकल बहुत सारे इस प्रकार के एप्लीकेशंस, जब चैट GPT की बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार का एप्लीकेशन है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि AI की मदद से तैयार है, और आप आजकल अपने बहुत सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चैट GPT एक प्रोडक्ट है, ये ओपन AI का है। ठीक है, और इसको तैयार किया गया सैम ऑल्टमैन के द्वारा। सैम ऑल्टमैन की बात करें तो ये स्टूडेंट थे जेफरी हिंटन के। जेफरी हिंटन जो कि गूगल से जुड़े हुए थे, और उस समय में इन्होंने AI पर रिसर्च किया जिस समय कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इकोनॉमी इस क्षेत्र में रिसर्च पे पैसा नहीं लगा रही थी। ये कनाडा आते हैं, कनाडियन जो गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करती है, वो काम शुरू करते हैं, गूगल इनके साथ जुड़ता है, और गूगल के द्वारा जो भी AI एनेबल्ड एप्लीकेशन से टूल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। बाद में गूगल से अलग हो जाते हैं, और इनके द्वारा भी चिंता व्यक्त की जाती है कि AI जो है, क्या इसका एप्लीकेशन डिफरेंट फील्ड में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं गूगल के, वो आपके सामने हैं। जैसे सर्च इंजन एल्गो, गूगल रैंक ब्रेन, इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। AI हब, ये क्या है? तो जैसे जो भी डेवलपर्स हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, इनको भाई बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती होगी अपने काम के लिए, तो AI हब एक प्रकार का एक ऐसा सिंगल सोर्स है जहां पर ये सारे टूल्स उपलब्ध हैं। दिस हब प्रोवाइड्स डेवलपर्स एंड डेटा साइंटिस्ट वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो AI पे काम कर रहे हैं, इनकी मदद से, इस AI हब की मदद से कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, जिसकी मदद से वो अपना काम पूरा कर सकते हैं, वो एक ही जगह पर वन स्टॉप शॉप के तौर पर उपलब्ध है, प्लग एंड प्ले मशीन की तरह। ठीक है, मशीन लर्निंग कंटेंट के लिए। ऐसे ही गूगल डुप्लेक्स, आप देखते होंगे, होल्ड फॉर मी, इसका इस्तेमाल जैसे कि आप अपने फोन के माध्यम से किसी होटल में बुकिंग करना चाहते हैं, किसी रेस्टोरेंट में सीट बुक करना चाहते हैं, टिकट बुक करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें इसके माध्यम से बैठे बैठे खड़े खड़े कर सकते हैं आप। 2018 में से सुंदर पिचाई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आपके सामने यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त बैच आपके CIB एग्जाम से संबंधित, जिसकी जानकारी मैं दे रहा हूं आपको, वो है रीलोडेड CIB फाउंडेशन MCQ प्लस केस स्टडी बैच। और ये बैच आपके एग्जाम पर पूरी तरह से फोकस्ड है। इस बैच की कॉस्ट टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आपके लिए 2499 नहीं हो गई है, मात्र 2299। ठीक है, तो ये ऑफर प्राइस है आपके लिए साथियों, 2299। अप टू 60% तक का ऑफ चल रहा है सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पे, जिसके तहत आपके लिए ये कॉस्ट है। ये ऑफर आपके लिए 7 सितंबर को समाप्त हो जाएगा, आज से शुरू हुआ है। अब AI का इस्तेमाल बैंकिंग और फाइनेंस में किस तरह से हो रहा है, किस तरह से हो सकता है? तो जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ AI या डेप्लॉयमेंट ऑफ AI इन AI एल्गोस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस
डिटेक्शन एंड फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को रोकने के लिए हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे सबसे पहली चीज तो कस्टमर को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। किस तरह से? चैटबॉट के माध्यम से। चैटबॉट एआई एनेबल्ड एक प्रकार से एप्लीकेशन। आप जब भी अपने बैंकिंग एप्लीकेशन में जाते हैं तो वहां पर आपके जो भी क्वेरीज होते हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, उसको सुलझाने के लिए चैटबॉट तैयार कर दिए जाते हैं। आपकी पहले से कुछ प्री डिफाइंड क्वेरीज होती हैं, उस पर क्लिक करना होता है, इंस्टेंट आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर इंटरनेट में कोई दिक्कत आ रही है तो फटाफट मैं फोन अपना उठाऊंगा, उस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, उसमें एक ऑप्शन है डाउट्स का, आप उसमें जाएंगे और क्या इशू है, इंटरनेट में दिक्कत आ रही है, स्लो आ रहा है, नहीं कनेक्ट हो रहा है, इस प्रकार के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मैं क्लिक करता हूं, तुरंत रिजॉल्व किया जाता है, रियल टाइम पर टेस्टिंग होती है और कोई दिक्कत परेशानी है तो तुरंत मेरे पास कॉल आ जाता है और दिक्कत सुलझा दी जाती है। तो ये सर्विस जो है बहुत ही फास्ट हो रही है, इससे कस्टमर सर्विसेज सुधर रही हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन अपने अलग लेवल पर पहुंच रहा है। ऐसे ही रोबो एडवाइस, ये क्या होता है? रोबो एडवाइजर जो है ये किसी भी क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट है बैंक का, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को इवेल्युएट करता है। रोबो एडवाइस, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रोबो एडवाइस किस लिए यूज किया जाता है? एआई एनेबल टूल है भी। तो इसका इस्तेमाल बैंकिंग और फाइनेंस में, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में किया जाता है। किसी भी क्लाइंट की फाइनेंशियल हेल्थ को इवेल्युएट किया जाता है और उनके आधार पर उसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। फाइनेंशियल हिस्ट्री के आधार पर उसके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं। रोबो एडवाइजर जो है ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट क्लास के थ्रू, किसी क्लाइंट की फाइनेंशियल हेल्थ को समझते और जानते हो। ठीक है। ऐसे ही प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैटर्न्स। देखिए, पैटर्न्स को जानते और समझते हुए, कोरिलेशंस को जानते हुए समझते हुए, ठीक है जी, इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है, इसका प्रेडिक्शन किया जाता है। फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कंपनी की इनकम को किस तरह से एनहेंस किया जा सकता है, इन सब पर काम किया जाता है। सेल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे समझा जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी वेल नोन है, एआई में इसका बहुत इस्तेमाल है और हर क्षेत्र में साइबर सिक्योरिटी बहुत नेसेसरी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। और साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो यहां पर एआई बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हाइब्रिड इंफॉर्मेशन सिस्टम, HIS क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसे हम हाइब्रिड इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये बहुत सारे आर्टिफिशियल मेथोलॉजीज को और टेक्निक्स को कंबाइन करता है। ये आपके सामने यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है, जिसकी मदद से सिस्टम को तैयार किया जाता है। जो एग्जांपल्स हैं इसके HIS की वजह से, आप वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज जब प्रोवाइड किए जाते हैं तो क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है, तो क्लाइंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करने में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, HIS का बैंकिंग और फाइनेंस में किस तरह से एआई डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है, अगर उसे हम समराइज कर दें आपके सामने, तो साइबर सिक्योरिटी एंड फ्रॉड डिटेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। फ्रॉड डिटेक्शन में एआई का यूज हो रहा है और ये एक तरह से देखा जाए बैंकिंग को और सिक्योर बना रहा है। चैट बॉट्स में एआई यूज किया जा रहा है, जनरेटिव एआई। लोन्स एंड क्रेडिट डिसीजंस में इसका इस्तेमाल होता है। लोन एंड क्रेडिट डिसीजंस में इसका इस्तेमाल हो रहा है। मार्केट ट्रेंड्स को ट्रैक करने में, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, इसको ट्रैक करने में एआई यूज किया जा रहा है। डेटा कलेक्शन एंड एनालिटिक्स में इस्तेमाल हो रहा है। कस्टमर एक्सपीरियंसेस, रिस्क मैनेजमेंट, रेगुलेटरी कंप्लायंस, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोसेस ऑटोमेशन में, इन सब जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई किया जा रहा है, इसका एप्लीकेशन देखा जा रहा है, जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को बेहतर बना रही हैं, सर्विसेज को बेहतर बना रही हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी ग्रूम कर रही हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आज के सेशन को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन जाने से पहले आपकी जानकारी के लिए बहुत ही खास बात, टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आपके लिए बहुत ही जबरदस्त ऑफर लाया गया है। 60% अप टू 60% का ऑफ सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर 4 से 7 सितंबर तक ये ऑफर वैलिड है।
अब बात करते हैं उस बैच की जिसके बारे में मैं पहले जानकारी दे चुका हूं। रीलोडेड सीआईबी फाउंडेशन एमसीक्यू केस स्टडी बैच आपके लिए स्पेशली सीआईबी एग्जाम के लिए तैयार किया गया है, जिसमें आपको फाउंडेशन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस और उसके एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज देखने को मिलेंगी। ये बैच टीचर्स डे के उपलक्ष्य में 60% ऑफ के तहत 2299 में उपलब्ध है आपके लिए। तो देर ना करिए, फटाफट अपने आप को एनरोल करिए इस बैच के साथ। इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो 5000 है, लेकिन इस ऑफर के तहत आपको ये इस रेट पर अवेल कराया जा रहा है। अब बात करते हैं सीआईबी महापैक। अगर आपके पास सीआईबी महापैक है तो किसी दूसरे बैच से आपको जुड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके तहत अगर आपने अपने आप को एनरोल कर लिया तो फाउंडेशन, एमसीक्यू, केस स्टडी, क्रैश कोर्स, कैप्सूल बैच सब आपको मिल जाएगा। सीआईबी बैच की बात करें तो 6 मंथ का 3299, 12 मंथ 4799 एंड 24 मंथ 6799। चारों के चारों मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर आपको यहां पर मिल जाते हैं। 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर इससे पहले जो आपने बताया हमें, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, इसमें आपको इलेक्टिव पेपर्स नहीं मिल रहे हैं। इलेक्टिव पेपर्स यहां पर आपको नहीं मिलते हैं। आपको इलेक्टिव पेपर्स कहां मिलते हैं? इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 3299, 1 ईयर 4799 एंड 24 मंथ 6799 में उपलब्ध है। इंडिविजुअल बैचेस जो हैं वो 599 की कीमत पर आपके लिए इस ऑफर के तहत उपलब्ध हैं, जो टीचर्स डे स्पेशल ऑफर सेल चल रहा है। अगर हम बात करें आपके लिए आपके इलेक्टिव पेपर्स की बात करें तो सीआईबी रिस्क मैनेजमेंट आपका, और रूरल बैंकिंग 599 में, सेंट्रल बैंकिंग और एचआर जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो 799 में उपलब्ध है। और इस तरह से अब यहाँ पर एक एमसीक्यू बैच है। इस एमसीक्यू बैच की कीमत भी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल रही है आपको। मात्र 1799 में यह एमसीक्यू बैच आपको मिल जाएगा इस ऑफर के तहत। ऑफर जो है वो 7 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। आपके सीआईबी रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ बैच के साथ भी एनरोल करिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरू करिए और देर ना करिए, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। आपके सीआईबी एग्जाम्स का लेवल भी काफी अच्छा है और नंबर ऑफ पेपर्स भी ज्यादा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन पहले होनी चाहिए। पेपर का लेवल आईएबीएफ लगातार अपग्रेड कर रहा है, तो इससे आपकी प्रिपरेशन और भी तूफानी होनी चाहिए एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मुलाकात करेंगे कल शाम को सेम टाइम पर। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टेलीग्राम चैनल GIB_CIB by भास्कर सर के साथ जुड़िए और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर क्लियर करिए। थैंक यू।